बांग्लादेश में तमाम तरह के राजनीतिक उथल पुथल के बाद आखिरकार आम चुनाव संपन्न हो गए। तारिक रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में भी है। मौजूदा समय में पड़ोसी मुल्क का भारत के साथ रिश्ता चाहे जितना खराब हो, पर चुनाव प्रचार के दौरान तारिक रहमान वहीं का फॉर्मूला अपनाकर जनता को अपने पक्ष में करने में सफल रहे। बांग्लादेश राजनीतिक तौर पर एक बार फिर से अब एक अहम मोड़ पर है। अब तारिक रहमान की लीडरशिप से यह तय होगा कि ढाका किस रास्ते पर आगे बढ़ता है। आम चुनावों में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को प्रचंड बहुमत मिला। अब तारिक बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इन सब के बीच चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बीएनपी द्वारा अपनाई गई रणनीति पर भारत की छाया स्पष्ट तौर पर देखी गई। तारिक रहमान ने जनता से कनेक्ट होने और चुनाव जीतने के लिए वही फॉर्मूला अपनाया जो पीएम नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 12 साल पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनाया था। तारिक को इसका आइडिया उनकी बेटी जायमा रहमान ने दिया था। ये कॉन्सेप्ट कर गया और देखिए, तारिक रहमान चुनाव जीतने में सफल भी रहे। पीएम मोदी ने साल 2014 के चुनाव में चाय पर चर्चा कैंपेन की शुरुआत की थी, जो काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। तारिक रहमान ने भी चुनाव प्रचार के दौरान चायर अड्डा यानी चाय पर बातचीत की शुरुआत की थी। जनता से कनेक्ट होने के लिए अपनाए गए तरीके का परिणाम अब पूरी दुनिया के सामने है। बांग्लादेश के हालिया आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और उसके अध्यक्ष तारिक रहमान की रणनीति ने सबका ध्यान खींचा। भारत बांग्लादेश संबंध भले ही इस मधुर समय में, देखिए इस समय में मधुर बहुत ज्यादा ना जाने जाते हो, लेकिन चुनाव प्रचार में भारतीय राजनीतिक अभियानों की झलक साफ दिखाई देती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन रणनीतियों में बीएनपी को निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले चर्चा हुई चायर अड्डा की, जिसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के चर्चित अभियान चाय पे चर्चा से प्रेरित बताया गया। बीएनपी की ओर से देश भर में अनौपचारिक चाय बैठकों का आयोजन किया गया, जहां युवाओं और आम नागरिकों से सीधे संवाद भी स्थापित हुआ। चुनाव परिणामों में उसका सीधा असर साफ स्पष्ट देखने को मिला भी। चाय पर चर्चा के जरिए जनता से जुड़ने का आइडिया तारिक रहमान की बेटी जायमा रहमान ने तैयार किया था। साल 2014 में चाय पे चर्चा ने मोदी की छवि को जमीनी नेता के रूप में स्थापित करने की एक बड़ी भूमिका निभाई थी और बीएनपी ने इसी मॉडल को स्थानीय संदर्भ में डालकर अपनाया भी। हालांकि विरोधियों ने तारिक रहमान को बाहरी और अनुभवहीन नेता तक बताकर निशाना साधा था, लेकिन चायर अड्डा ने उन्हें आम लोगों के करीब लाने में बहुत मदद की। दूसरी अहम रणनीति थे तारिक रहमान की छवि को सहज, विनम्र और गैर अभिजात्य या नॉन एलीट नेता के रूप में पेश करना। विरोधी दल उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक वारिस के रूप में चित्रित करना चाहते थे, जो लंबे समय तक देश से बाहर रहे और अब सत्ता के लिए लौट रहे हैं। देखिए, इस धारणा को तोड़ने के लिए बीएनपी ने युवाओं पर विशेष फोकस किया। पार्टी ने लगभग 4 करोड़ पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को सीधे साधने की योजना तैयार की। इसी क्रम में प्रचार के दौरान डोंट कॉल मी सर, कॉल मी भाई का स्लोगन भी दिया गया, जो भारत में राहुल गांधी द्वारा छात्रों के साथ संवाद के दौरान की गई अपील की याद भी दिलाता है। इस संदेश के जरिए तारिक ने खुद को युवाओं का भाई और मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बीएनपी ने रील मेकिंग प्रतियोगिताएं भी शुरू की। यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित किया गया कि वो अपनी रचनात्मक वीडियो के माध्यम से सुझाव और विचार साझा करें। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और उनकी रील्स को बाकायदा आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित भी किया गया। सूत्रों के मुताबिक बीएनपी की टीम भारतीय राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया अभियानों पर नजर रखे हुए थी, ताकि डिजिटल रणनीति को और प्रभावी बनाया जा सके। चुनाव में जीत के बाद तारिक रहमान के सामने चुनौतियां अब भी कम नहीं हैं। जमात-ए-इस्लामी ने चुनाव परिणामों को खारिज करते हुए धांधली के आरोप लगाए हैं और नई सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने की चेतावनी दी है। यह आरोप भारत में कांग्रेस द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों की तरह है। ऐसे में माहौल में तारिक ने अपने पोस्टरों में आई हैव अ प्लान का नारा दिया, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के मशहूर चुनाव प्रचार अभियान यस वी कैन की तर्ज पर था। स्पष्ट है कि भारतीय चुनावी अभियानों से प्रेरित रणनीतियों ने बीएनपी को नई ऊर्जा दी और युवाओं के बीच पैठ बनाने में मदद की। अब देखना होगा कि चुनावी वादों और रणनीतियों को नई सरकार किस हद तक जमीन पर उतार पाती है। देखिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने आम चुनाव में बम्पर और निर्णायक जीत तो हासिल कर ही ली है। इसी के साथ शनिवार को बांग्लादेश को करीब 35 साल बाद एक पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है।
बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान देश की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। इस ऐतिहासिक जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गर्मजोशी दिखाई और तारिक रहमान को फोन पर बाकायदा बधाई भी दी। बांग्लादेश की राजनीति पिछले 3.5 दशकों से दो शक्तिशाली महिलाओं शेख हसीना और खालिदा जिया के आसपास ही घूमती रही है। शनिवार को तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये 35 वर्षों के बाद बांग्लादेश में किसी पुरुष पीएम की वापसी का एक प्रतीक भी होगा। देखिए, तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। पिछले साल दिसंबर 2025 में अपनी मां और पूर्व पीएम खालिदा जिया के निधन के बाद उन्होंने पार्टी की कमान संभाली थी और अब वो देश का नेतृत्व करेंगे। पड़ोसी होने के नाते भारत ने भी बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रिश्तों को मजबूत करने की पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तारिक रहमान से फोन पर बात की, उन्हें शानदार जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने बाकायदा एक्स पर भी लिखा कि तारिक रहमान से बात करके खुशी हुई। मैंने बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने दोहराया कि दो घनिष्ठ पड़ोसी होने के नाते भारत दोनों देशों के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। ये चुनाव जुलाई 2024 की हिंसा के बाद पहला है जिसमें तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना का लंबा शासन खत्म हुआ और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नई सरकार भारत के करीब जाएगी या पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकेगी। देखिए, 60 साल के तारिक रहमान राजनीति के बड़े घराने से आते हैं। वो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। 2007 में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद वो देश छोड़कर चले गए थे और करीब 17 साल बाद निर्वासन में रहे और दिसंबर 2025 में वो वापस जरूर लौटे, लेकिन तब उसके बाद उनकी मां खालिदा जिया का निधन हो गया था। उनकी वापसी पर भारी भीड़ ने उनका स्वागत भी किया था। उन्होंने मंच से अमेरिकी नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मशहूर भाषण की तर्ज पर कहा, मेरे पास बांग्लादेश के लिए एक योजना है, और इसी के साथ उन्होंने अपना चुनाव अभियान भी शुरू किया था। भारत का पहला कदम शुक्रवार सुबह भारत ने जल्दी पहल करते हुए नए नेता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान और उनकी पार्टी को जीत पर बधाई दी और कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, आगे बढ़ने वाला और सबको साथ लेकर चलने वाला बांग्लादेश चाहता है। संदेश सामान्य सा था, लेकिन इसका मतलब साफ था। भारत पिछले 18 महीनों की उठापटक, चीन और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी और अल्पसंख्यकों पर हमलों जैसी बातों को पीछे छोड़कर स्थिर रिश्ते चाहता है। भारत के लिए चुनाव बहुत अहम है क्योंकि नई सरकार किस तरफ जाती है, इससे पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। भारत की नजर 3 बातों पर है। पहली, कहीं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश का कोई नया गठजोड़ ना बन जाए। दूसरी बात है सीमा और अंदरूनी सुरक्षा, खासकर अवैध घुसपैठ और शेख हसीना के बाद हुए तनाव पर। तीसरी, व्यापार। हालांकि भारत को इसमें फायदा है क्योंकि उसका करीब 10 अरब डॉलर का सरप्लस है और वो बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को बड़ी मात्रा में कच्चा कपास भी देता है। हसीना के समय दिल्ली और ढाका के रिश्ते स्थिर माने जाते थे। उनकी पार्टी अवामी लीग इस चुनाव से बाहर थी और हसीना पर मौत की सजा का मामला भी चल रहा है। उनकी सरकार भारत के साथ व्यापार, यातायात, सीमा सुरक्षा और पानी के बंटवारे जैसे मुद्दों पर काम करती थी। भारत जरूर चाहता था कि वही सत्ता में रहें, लेकिन अब हकीकत बदल चुकी है। खुद तारिक रहमान ने कहा है कि वो भारत के हितों का सम्मान करेंगे, जो उनकी मां की बांग्लादेश पहले वाली नीति से थोड़ा अलग संकेत है। फिलहाल दिल्ली रुको और देखो की नीति पर है इस वक्त बांग्लादेश और भारत के लिए। देखिए, भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी इस बार सरकार में साझेदार नहीं बनने जा रहा। अगर ऐसा होता है तो रिश्तों में ज्यादा तनाव आ सकता था और पाकिस्तान के जरिए पूर्वोत्तर भारत में परेशानी बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता था। भारत को यह भी डर है कि अगर ढाका पाकिस्तान के ज्यादा करीब गया तो पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। इससे चीन को भी फायदा मिल सकता है, जो अरुणाचल प्रदेश पर दावा करते आए हैं। चीन की मौजूदगी पहले से दिख रही है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मोंगला पोर्ट के आधुनिकीकरण में। ये प्रोजेक्ट भले व्यापार के नाम पर हो, लेकिन जानकारी मानते हैं कि चीन इन्हें भविष्य में सैन्य इस्तेमाल के लिए लायक बनाना चाहता है। श्रीलंका और पाकिस्तान में ऐसे उदाहरण पहले से मौजूद हैं और यही बात भारत की चिंता बढ़ाती है। जमात के बाहर रहने से ये माना जा रहा है कि तारिक रहमान की सरकार भारत के साथ बहुत
टकराव वाला रास्ता नहीं अपनाएगी। हालांकि रिश्ते दोस्ती से ज्यादा लेन देन वाले हो सकते हैं, यानी तस्वीर साफ होने में अभी भी वक्त लगेगा, लेकिन इतना तो तय है कि ढाका की दिशा पूरे इलाके की राजनीति पर असर डालेगी। देखिए, वो कहते हैं ना कि आप अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते, और यही जाता है बांग्लादेश के लिए भी। बांग्लादेश के साथ भारत बहुत बड़ी सीमा साझा करता है और इसलिए बांग्लादेश के पास कोई विकल्प नहीं है भारत के साथ अच्छी दोस्ती रखने के अलावा। आपको क्या लगता है कि ये दोस्ती इस बार भारत बांग्लादेश की तारिक रहमान के रहने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से कैसी होने वाली है? कमेंट में जरूर बताएं।